अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव नज़दीक है तो यहाँ पर कौन से मुद्दे चुनाव में ज़्यादा प्रभावशाली होंगे? अब्बाजान, टोपी, लुंगी, बनियान, चाचा जान, या फिर कुछ और या फिर जनता के वास्तविक मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, बिजली, या ये सब मुद्दे चुनाव में ज़्यादा प्रभावशाली होंगे? या फिर इस बार भी जातियों की राजनीति होगी? हम आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं आज की परिचर्चा में। बहन भाइयों, अब जब चुनाव बहुत नज़दीक है तो मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किस मुद्दे पर होगा। ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में बातें तो हर कोई करता है, लेकिन राजनीति में उसको सामाजिक रूप से धरातल पर उतार पाना और चुनाव में राजनीतिक दलों को उस एजेंडे पे लाना, ये बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है। और ये कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हैं, आप मतलब जनता। ये हम कर सकते हैं, हम मतलब मीडिया। हमें और आपकी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में तय होनी चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को आप चुनाव में हराते और जिताते हैं, उस तरह से हमें और आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए जब चुनाव नज़दीक हो। उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए, आज हमारी बहस का यह केंद्र बिंदु है। हमें अगले 5 साल जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं, आपसे वोट मांगना चाहते हैं, आपके पास जा रहे हैं, उनसे पूछिए और समझिए कि उनका एजेंडा क्या है, और फिर आकलन करिए कि आपको क्या चाहिए। अगले 5 साल आप उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं, आपके मुताबिक क्या मुद्दे होने चाहिए, सरकारों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से क्या अपेक्षा रखते हैं आप। इन मुद्दों के आधार पर चुनाव होने चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव मुद्दों के आधार पर होगा, या फिर हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव भटकेगा? भटकेगा क्या धार्मिक मुद्दों पर? भटकेगा क्या सांप्रदायिक मुद्दों पर? भटकेगा क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर? भटकेगा क्या जातियों के आधार पर? भटकेगा क्या पंथ मजहब के आधार पर, या फिर ज्वलंत मुद्दों के आधार पर? इसका निर्णय जनता को करना है, लेकिन हमारे और आपके समक्ष स्थिति एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में जब जनता के मुद्दे जीवंत होते हैं तो राजनीतिक दल उनको पूरा करने के लिए मजबूर होते हैं, बेबस होते हैं। यही हमारी और आपकी भूमिका शुरू होती है कि हम और आप इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी अपनी भूमिकाएं तय करें और ये समझें कि हमें आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो ज़्यादा प्रभावी होंगे। क्या इस बार के चुनाव में भी अब्बा जान, चाचा जान, भाई जान, जालीदार टोपी, लुंगी, बनियान, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर चुनाव लड़ा जाएगा कि हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर, ओमिक्रॉन जैसे नए खतरनाक वेरिएंट से बचने के लिए क्या तैयारी करें? यह मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा लुंगी टोपी होना चाहिए, या मुद्दा यह होना चाहिए कि हम अपने युवाओं को जो पढ़ लिख गए हैं, काबिल हैं, उनको कितनी जॉब्स दे पाएं? मुद्दा लुंगी होना चाहिए, या मुद्दा होना चाहिए कि किसानों को हम सस्ती कीमत पर खाद दें, समय पर खाद दें, उनको फ्री बिजली दें, लोगों को पर्याप्त और अच्छी कानून व्यवस्था दें। व्यापारी भाइयों के लिए भी हम एक बेहतर रोजगार का वातावरण सृजित करें। हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए? महंगाई आसमान पर है तो मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, या फिर मुद्दा भाईजान होना चाहिए? जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल आपको कभी जिन्ना पे ले जाएंगे, कभी सांप्रदायिक मसलों के आधार पर ले जाएंगे, लेकिन आपको अपने मुद्दों पे डटे रहना है। उत्तर प्रदेश जैसे मोस्ट पॉपुलस राज्य के लिए ज़रूरी इस बात को है कि हम अपने बेसिक कोर इश्यूज़ को ना छोड़ें, हम अपने बेसिक कोर इश्यूज़ पर रहें। मैं इस मामले में दक्षिण भारत की जनता को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। अप्रिशिएट इसलिए करता हूं क्योंकि वो अपने यहाँ के नेताओं को और अपने राजनीतिक दलों को जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए विवश करते हैं। विकास के मुद्दे पर वहां चुनाव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर चुनाव होता है, रोजगार के नाम पर चुनाव होता है, सरकारी नौकरियों के नाम पर चुनाव होता है वहां पे। तो क्या अब यह वक्त आ गया है, ये हाई टाइम है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी
अपने कोर इशू पर डटी रहे और इन सब पॉलिटिकल पार्टीज से पूछे कि आपके पास हमें देने के लिए क्या है और आप जो वायदा कर रहे हैं उन वायदों को कैसे निभाइएगा। क्योंकि जब तक हम कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे बहनों भाइयों, सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टी बनेंगी बिगड़ेंगी, मीडिया आएगा जाएगा, हमारे जैसे पत्रकार आएंगे और जाएंगे, आपकी पीढ़ी भी आएगी और जाएगी, लेकिन हमारे मसाइल आज भी वैसे ही जीवंत हैं जैसे कि पहले के दशकों में थे। तो हमें ये वक्त तब्दीली लाने का है, समाज में बदलाव लाने का वक्त है। समाज में बदलाव कब आएगा? जब हम ये बदलाव स्वयं से शुरू करेंगे। स्वयं मतलब अपने आचरण से। अपने आचरण मतलब हर एक मतदाता जागरूक हो और हर पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी चुनाव में आ रही हूँ, जो भी विधायक के कैंडिडेट आ रहे हों, जो भी प्रत्याशी आपके समक्ष आ रहे हों, जो भी घोषणा पत्र बन रहे हों राजनीतिक दलों के, आप उनसे पूछिए, उनसे जानिए, उनसे समझिए कि आपके को देने के लिए उनके पास क्या है और जो मुद्दे आपके लिए ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, उन मुद्दों को लेकर उस पॉलिटिकल पार्टी का विजन क्या है। क्योंकि अगला 5 साल हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सही वक्त है कि हम और आप मिलकर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण विकसित करें जहां सबको समान अवसर मिले, जहां बेहतर कानून व्यवस्था हो, लोगों को रोजगार मिले, काम धंधा मिले, लोगों को, किसान मजदूरों को काम मिले, उनकी फसल का उपज का बेहतर मूल्य मिले, मजदूरों को काम मिले, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, रोजगार मिले, समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। हमें एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने का ये एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है। इस मौके को बहनों भाइयों गंवाना नहीं है। इस मौके को जाति पंथ मजहब के आधार पर बंटने नहीं देना है, जातियों के आधार पर बंटने नहीं देना है, ब्राह्मण ठाकुर अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान इनमें नहीं जाना है। ये वक्त है अपने मुद्दों पर डटे रहने का, क्योंकि जो डटा रहता है, जो अड़ा रहता है, अंत में अच्छे और सुखद परिणाम उसी को प्राप्त होते हैं। तो 2022 अगर उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर उत्तर प्रदेश चाहिए तो उसे अपने मुद्दों पर अडिग रहना पड़ेगा। लेकिन क्या मुद्दों को भटकाने की कोशिश होगी? सवाल जवाब है हाँ, हर चुनाव में होता है। तो ये चुनाव कैसे छूटेगा? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जनता को मुद्दों पर कैसे रखा जाए और उससे बड़ी बात, इन पॉलिटिकल पार्टी को गोल पोस्ट चेंज न करने दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? आज की डिबेट में इस मसले का समाधान खोजेंगे। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी से हैं, सचिन रावत कांग्रेस से हैं, असीम वकार एएमआईएम से हैं और ओपी यादव चुनाव विश्लेषक हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अमित पुरी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2022 के चुनाव में मुद्दे क्या हैं? सामान्य तौर पे किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके जो मुद्दे हैं वो उसके चुनाव घोषणा पत्र में आते हैं और वो अभी नहीं आए और पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट डिसीजन होता है। लेकिन मैं अगर 1 मिनट के लिए उसे किनारे भी कर दूं और इस बात पे आ जाऊं कि मुद्दे क्या होंगे, तो दूसरी एक पंक्ति की लाइन और फिर मैं वास्तविक मुद्दों पे। चुनाव के मुद्दे कभी कभी हम तय करते हैं और चुनाव के मुद्दे कभी कभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान सामने वाला पब्लिक डिस्कोर्स में बहस के लिए क्या मुद्दे लेके आया है उसके आधार पे भी काउंटर नैरेटिव में सेट होते हैं। अब आता हूं मैं बेसिक इश्यूज पे। बीजेपी के नज़दीक से क्या है? हमारे नज़दीक से बेसिक एजुकेशन, इसका स्ट्रक्चर में जो हमने अपलिफ्टमेंट कायाकल्प के प्रोजेक्ट के तहत किया उत्तर प्रदेश के स्कूलों का, उसको हमें आगे ले जाना है। स्वास्थ्य, तीसरा सर्वांगीण विकास, बी इट रोड साइड डेवलपमेंट, बी इट पोर्ट साइड डेवलपमेंट, किसी भी तरह का विकास, वो सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ उसको आगे ले जाना। जॉब्स, नौकरियां, सेवा के अवसर यानी रोजगार के अवसर, ये हमारे अच्छा लग रहा मुद्दे है। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल कैंपेन में सुन रहा हूँ कहीं भाईजान आ जा रहे हैं, कहीं अब्बा जान आ जा रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद आ जा रहा है, कहीं जिन्ना आ जा रहे हैं। आ रहा हूं, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। अब्बा जान पे अभी लास्ट डिबेट आपके साथ बैठ के की है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? यस प्लीज गो अहेड, प्लीज। अच्छा, मैं जॉब्स पे आ जाता हूं।
जॉब्स चाहे किसी भी प्रकार के रहे हों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जॉब्स की स्थिति रही 2017 से 21 तक की, वो भी आपके सामने रख देता हूं, और जॉब्स की जो स्थिति बाकी की सरकारों में रही वो भी रख देता हूं। 6.65 लाख जॉब्स का जनरेशन बीजेपी सरकार ने 2017 से 21 के बीच में किया। सपा की सरकार में ऑन रिकॉर्ड जब उन्होंने काम बोलता है का प्रचार किया, मैं नहीं कहता, उनके घोषणा पत्र में उस समय के 2 लाख था। 95,000 का जॉब क्रिएशन बसपा ने अपने, तो जब आपके पास इतना कुछ बताने के लिए है पूरी जी, तो ये टोपी, लुंगी, बनियान, इन सब पर बातें क्यों करते हो? मैंने आपसे कहा ना कि पब्लिक डिस्कोर्स में बहस के लिए जो मुद्दा आप लाएंगे, सामने से काउंटर नैरेटिव उसी का सेट होगा। तो आप कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? हमने अपना नैरेटिव आपको बेसिक एजुकेशन से जॉब तक अभी जो बताया, ये हमारा बेसिक नैरेटिव है। लेकिन चुनाव वन साइडेड नहीं होता, लॉप साइड पे नहीं होता। आप अगर काउंटर इश्यूज लाएंगे, अगर गुजरात के 2 गधे प्रचार के लिए 2017 में ना आए होते तो उसका जवाब ना आया होता। तो ये लुंगी बनियान टोपी कहां से आ गई? लुंगी बनियान टोपी ये प्रतीकात्मक विषय में राजनीति में संवाद करने के लिए रखे जाते हैं। संसदीय इसमें नहीं होना चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी नहीं। ओके, सतीश प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी किस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ेगी, और दूसरा प्रश्न इसमें निहित है कि क्या मुद्दों को भटकाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? नहीं सर, देखिए, जो भी चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में है और आम तौर पे विपक्षी दलों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सरकार को घेरे जनमानस के मुद्दे पर। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, यही बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे होंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमने कोई भी बीजेपी का कोई ऐसा पॉलिटिकल ट्रैप में हम बीजेपी के नहीं फंसे। हमने जिन्ना के ऊपर चर्चा नहीं कराई, हमने ये नहीं कहा कि हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार बचाव की स्थिति में आती है। जब इस देश में ये चर्चा हो रही थी कि कोरोना की वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम थी, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का ये कहना कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं मिलाऊंगा, बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठा करके राजनीतिक लाभ कमाती है। देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, अगर अभी पुरी साहब ने एक बात बताई कि हमारे टाइम में 95,000 रोजगार की बात करते हैं, और पुरी साहब ने जो अपने रोजगार बताए हैं वो सरकारी और गैर सरकारी की बात करते हैं। देखिए, हम अगर सरकारी नौकरियों की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 2007 से लेकर के 2012 के बीच में 6.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां, 1,10,000 सफाई कर्मचारी, 85,000 सिपाहियों की भर्ती, 57,000 समूह गृह की भर्ती, मेरे पास तमाम आंकड़े हैं। 6.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। कानून व्यवस्था की हमने बातें नहीं की, हमने कानून व्यवस्था को बेहतर करके दिखाया। सरकार का नजरिया एनकाउंटर आपका इसलिए फेल हो रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा असंसदीय है, एक बात। दूसरी बात, अपराध से निपटने का सरकार का जो नजरिया है वो जाति और धर्म के आधार पे है। इतना सब होने के बावजूद, इतने एनकाउंटर होने के बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश में पर आप सतीश जी क्या ये बात मानते हैं कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है? मुद्दे क्या आ रहे हैं? लुंगी, बनियान, टोपी, अब्बा जान, भाईजान, चचा जान, भाई। सर देखिए, ये दुर्भाग्य है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि लुंगी, टोपी, धोती, ये सब मुद्दे नहीं बनने चाहिए। बनियान भी, अरे भाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति, बनिया भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जनमानस के मुद्दों की बात चाहिए। कोरोना के काल में कभी कोरोना महामारी ने यह नहीं देखा कि ये मुख्यमंत्री जी की जात के व्यक्ति है, इनको मैं कम जरा चोट पहुंचाऊंगा। कोई भी व्यक्ति जो गरीब होगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है। मेरी चिंता क्या है कि चुनाव के दौरान आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जनता को बहकाते हैं, भटकाते हैं, उनको मूल मुद्दों से दूर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए सर, मैं ये बात बहुजन समाज पार्टी का इस टाइम में पूरे 4.5 साल में हमने बीजेपी को कहीं भी ऐसा मौका नहीं दिया। हमने कोई हल्की बात नहीं करी। अगर बेरोजगारी की बात करी तो वह तात्कालिक रूप से करी है।
ओके। हमने कहीं कहीं अगर हमको लगा कि सरकार मैं की सचिन तारीफ रावत करनी को आमंत्रित चाहिए, करता हूं। थैंक हमने यू उन नीतियों सतीश की जी, भी शुक्रिया तारीफ आपका, करी है। धन्यवाद। लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा धन्यवाद। कि कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया आपका। मैं जी। सचिन रावत को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, आप बताइए कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, विकास मुद्दा होगा या फिर मंदिर, मस्जिद, टोपी और अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, लुंगी, बनियान मुद्दा होगा? देखिए ब्रजेश जी, आपने पहली बार में सारी बातें बता दी थी जब शो की शुरुआत हुई थी। मैं बताना चाहूँगा इस बार जो मूल मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो लगातार बिगड़ी कानून व्यवस्था है, जो किसानों की समस्या है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे हैं और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता वोट करने वाली है। जिस तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रारूप में इतिहास में पहली बार हो रहा है ब्रजेश जी कि महिला घोषणा पत्र प्रियंका गांधी जी ने लॉन्च किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए 40% भागीदारी सुनिश्चित की है। वो विधानसभा के चुनाव में हो, वो आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी देने की बात कही है और नौकरियों में 40% भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की है। आशा बहुओं और आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती नहीं, हैं, मैंने उनके लिए मैनिफेस्टो 10,000 पढ़ा है, लेकिन आप ये प्रतिभा- देखिए ना कि चुनाव जा किधर रहा है। नहीं, चुनाव में मुद्दे किस तरह से भटक रहे हैं, आपको इसका एहसास है? तो ये भटके ना आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए पिछले 4.5 सालों में जो मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। देखिए भारतीय तो जनता विपक्ष के पार्टी नाते आपका भी तो फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है और मुख्य रूप से विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर सरकार से लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ किया। और मैं कहना चाहता हूं कि तो आज कौन लोग हैं जो कोई भी मुद्दा भटका ले। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हो? कौन लोग कैसा कर रहे हैं? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और दल कर रहे हैं, लेकिन ओके। कांग्रेस पार्टी सिर्फ स्पष्ट जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है और निश्चित तो तौर पे आपका सरकार से आरोप लड़ाई है लड़ कि रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी मुद्दे भटका रहे हैं। देखिए ये 3 दशक से हो रहा है ब्रजेश जी, समझना होगा। बीएसपी नहीं भटकाती? उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझना होगा कि 3 दशक से जाति, धर्म, मजहब में बांट करके उत्तर प्रदेश को गर्क में डाला गया है, लेकिन इस बार नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट करने वाला है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपनी असुरक्षा पर वोट करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश का किसान अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए वोट करने वाला है। अब कोई भी लुंगी, टोपी कुछ भी ले आए, अब कुछ होने वाला नहीं। अब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलने के लिए वोट करने वाली है। ओके, मैं असीम वकार को आमंत्रित करता हूं, एएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब। आज मैंने मुद्दा थोड़ा अलग रखा है। मुद्दा ये रखा है कि जो आने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं उसमें मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर मुद्दा होना चाहिए मंदिर, मस्जिद, अब्बा जान, भाई जान, चचा जान, लुंगी, टोपी, बनियान? सर ये जो आपने पहले बोला, मुद्दा असल में यही है हमेशा से, इस चुनाव में नहीं। लेकिन जो डायरेक्टर होता है फिल्म का, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो पैसा लगाता है और जो डायरेक्ट करता है, वो वही फिल्में बनाता है जो जनता पसंद करती है, जिससे उनको रिटर्न अच्छा मिलता है। ये जनता को डिसाइड करना है कि उनको कौन सी फिल्म देखना है इस बार। आपके सदर साहब भी तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। सर सुनिए सर, बोलने दीजिए सर। अभी अमित पुरी साहब ने जैसी आपने कहा था, तो इन्हीं ने, इनका शुक्रिया कि इन्हीं ने एजुकेशन का बात उठाई थी, शिक्षा की। और सच्चाई ये है कि बात तो बहुत अच्छी उठाई आपने, लेकिन आप अमल कुछ नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं अमित पुरी साहब से और आपके चैनल से योगी जी से कहना चाहता हूँ कि उनको पता है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तालीम का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वहाँ लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मालिक बेलगाम हो गए। फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि देश में सिर्फ 15% लोग जो अपर मध्यम क्लास हैं या रिच क्लास हैं वही उन क्लास स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, और गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, फीस नहीं भर पा रहा है। सर मैं आपके यहाँ लगातार उठा रहा हूं, सारे चैनल्स पे कह रहा हूं। आपने पहले भी ये मुद्दा उठाया है। 10,000 रुपए तक की फीस है सर एक क्लास की, एक महीने की। एक महीने की। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते।
और हमारे देश में, प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए, जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 67.8% लोग जो रोज कमाई करते हैं वो है $2 की, 140 रुपए 50 रुपए रोज की कमाई आप क्या करने चाहते वाला। हैं कि फीस पर कैप लगाया जाए? सर ये लगाम लगाई जाए सर, ये लूट रहे तो हैं इसको सर। मुद्दा बनाओ ना, ये तो अच्छी बात कर रहे हो आप। सर ये आज पहली बार आप बहुत अच्छा मुद्दा सर, ये उठाए हो। गरीबों का आई खून- रियली अप्रिशिएट यू। सर ये गरीबों का खून चूस रहे हैं सर। अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो वो 20 से 30 हजार रुपए महीना फीस कहां से लेके आए? MIM वाले अगर इस तरह की बात उठा रहे हैं तो मैं तो कहता हूं ये तो राजनीति में बदलाव का संकेत है। मैं वेरी गुड, गो अहेड। देखिए आप बोलिए। देखिए मैं आपको ज्यादा मौका सर, दूंगा। मैं आज तक कभी सरकार में किसी पद पे नहीं रहा, ना मैं कभी विधायक रहा, ना कभी सांसद रहा। मेरे दिल में एक टीस है, जिस देश में 85% आदमी गरीबी की रेखा उसके नीचे जी रहा है, उस देश में अगर 25,000 30,000 फीस जमा करना पड़ेगी बच्चों के लिए, तो माँ बाप खाना क्या खाएंगे, खुद क्या खिलाएंगे, बच्चों को कपड़े क्या पहनाएंगे और फीस क्या देंगे? ये तरीका इसलिए अपनाया जा रहा है सर कि वो जो गरीब लोग हैं अगर पढ़ जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, उनको शिक्षा ही मत दो जो नौकरी मांगे। वो ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो निजीकरण किया गया है, ये इसलिए किया गया है, महंगी फीसें इसलिए हो गई हैं कि ना गरीब आदमी शिक्षा ले पाएगा, मध्यम वर्ग का आदमी ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना नौकरी मांगेगा। पर वकार साहब, मुझे हैरानी है कि आज आप बिल्कुल डिफरेंट पिच पर खेल रहे हैं। सर मैं डिफरेंट पिच नहीं, मैं ऐसी पिच पे खेलता हूं, मैं देश के लिए ही बात करता हूं। मैं आपके चैनल पर ये कह रहा हूं कि अगर लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं समझता हूं कि 1% आदमी भी इस देश का या प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जो मेरी बात के खिलाफ हो या मुझसे इत्तेफाक तो एक काम करो ना, इसको एक मूवमेंट में बदलो। सर मैं इसको मूवमेंट मुद्दे में बनाओ, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कंपेल करो कि वो इसको अपने एजेंडे में सम्मिलित सर करें। मैं आपको आपने बताऊं, अच्छी बात की सर, है, मैं आपको अप्रिशिएट बताऊं, यू। सर मैं आपको बताऊं, मेरी मांग देखिए, हम कभी किसी ओहदे पे नहीं रहे। मैं उन लोगों से भी मांग कर रहा हूं जो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? क्या आपको नहीं लगता आपके पास शिकायतें नहीं आती? नहीं, मैं आज आपकी सराहना करना चाहता हूं पब्लिकली, ओपनली, कि आज आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है। सर आपका शुक्रिया, लेकिन मैं अखिलेश जी से भी कह रहा हूं, मायावती जी से भी कह रहा हूं और प्रियंका जी से कह रहा हूं, आप 40% औरतों के जो आरक्षण की बात कर रही हैं आप खूब कीजिए, आप 100% दीजिए, लेकिन क्या उन औरतों के बच्चे स्कूलों में नहीं जाते होंगे? योगी जी से भी कुछ मांग लो या बीजेपी योगी जी से भी कह रहा हूं। उनका नाम नहीं लिया ना, इसलिए पूछ। नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको करना होता अब तक कर चुके होते, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें करना ही नहीं है। जानते हैं वजह अपने क्या है? सदर से भी अपील कर सुनिए सर, लेते, वजह क्या है मैं ओवैसी बता रहा साहब से भी हूं, मैं अपील बता रहा कर हूं सर आपसे वजह क्या है। वजह सुन लीजिए क्या है। देखिए लखनऊ शहर की 50 लाख की आबादी और मैक्सिमम 500 स्कूल होंगे प्राइवेट वाले। 500 स्कूल मालिकों से डरकर ये सरकारें 50 लाख आबादी का गला कटवा रहे हैं, जेब कटवा रहे हैं। सर मैं योगी जी से भी कह रहा हूं, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं जो सत्ता में हैं या सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता में कभी रहे हैं, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि आपकी पार्टी भी इसको मुद्दा बनाए। सर मैं बना रहा हूं मुद्दा, मेरी पार्टी ने बनाया, मैंने बनाया, और मैं आपसे यकीन दिला रहा हूं कि अगर हम कभी सत्ता में आए तो 1 क्लास से लेकर और 6ठे क्लास तक की फीस, चाहे वो ICSE बोर्ड हो चाहे एक CBSE वायदा बोर्ड हो। करिए, आज आप बिल्कुल बदले हुए मूड में, मुझे अच्छा लग नहीं रहा सर, है। सुनिए सर, एक वायदा करिए आप, सुनिए सर, एक बात- वायदा करिए सर आप। बात सुनिए एक पहले। वायदा करिए जी आप। बोलिए। आप जितनी भी डिबेट में, जितने भी चैनलों पे जाएंगे और जहां जहां भी आपको मंच मिलेगा बोलने को, आप इस बात का वायदा करिए, प्रॉमिस करिए दर्शकों के सामने कि आप ये इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, बहस चाहे जिस विषय पर हो। मैं आपके चैनल पर वादा कर रहा हूं सर, और मैं उठाता हूं, और मैं इस पर काम भी कर रहा हूं, और मैं इस पर काम करूंगा, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर कभी हमारे जैसे या हम सत्ता में आ गए, हमारे पास कोई पद आ गया, तो 1 क्लास से 6ठे क्लास तक की फीस 1,800 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, और 6ठे क्लास से लेकर इंटर तक की फीस 1,500 रुपए से 1,800 रुपए के बीच में होना चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार है सर। देश शिक्षित बनेगा तभी तरक्की करेगा, और शिक्षित नहीं बनेगा तो हम जाहिलों की गिनती में आ जाएंगे, हमें नाइजीरिया और कांगो बनने में टाइम नहीं लगेगा सर। ओके, मैं OP यादव को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने चुनाव विश्लेषक है। बहुत शुक्रिया आपका यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2022 में, आपने तो पहले भी चुनाव कई कवर किए हैं, आप क्या देख रहे हैं कि 22 का चुनाव किन मुद्दों की तरफ बढ़ रहा है? क्या हम उसी पुराने पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, जातिगत धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है, या फिर इस बार वोटर वाकई कोर इशू पर खड़ा हुआ है? और मैं तो आज हतप्रभ हूँ असीम वकार की बात सुन के। आई अप्रिशिएट हिम। सर उत्तर प्रदेश के जो 2022 के संभावित चुनाव हैं,
जहाँ तक एक रिसर्चर के रूप में मैं देखता हूँ, देखिए अभी दिल्ली के 3 चुनाव आम आदमी पार्टी ने बेसिक मुद्दों पर लड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर, और लगातार नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में गए। बिहार के नतीजों को देखा जाए, तेजस्वी यादव लगातार, जबकि उनको पॉलिटिकली डिरेल करने की काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन लगातार वो रोजगार के मुद्दे पर ही कायम रहे। और चुनाव के नतीजे कुछ भी आए हों, मैं इश्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सारी राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता के पिच पर नहीं खेलना चाहती। जैसे अभी शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी आधी आबादी की बात कर रही, आधी आबादी को टिकट देने की बात कर रही, समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है, अपना दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दृष्टिकोण है, MIM का अपना दृष्टिकोण है। सारे लोग जनता की बात कर रहे हैं, आवारा पशु की बात हो रही, किसान की बात हो रही। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कोर एजेंडे के आसपास पहुंच रही है, मथुरा की भी बात हो रही, राम मंदिर की भी बात हो रही, कई चीज़ें अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग भूभाग में अलग अलग क्षेत्रीय लेवल पर मुद्दे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्शन मोड बढ़ेगा, निश्चित तौर पर जनता की पिच पर पॉलिटिकल पार्टी खेलने को तैयार नहीं। भटकने नहीं पाएगा मामला? नहीं, निश्चित तौर पर भटकेगा सर, मैं 100% बता रहा हूं, अभी नहीं भटक रहा। अभी चूंकि जैसे मैंने कहा, कोशिश तो काफी हुई, लुंगी, बनियान, टोपी, उसी देखिए अब्बाजान, भाईजान, चाचाजान, सत्तारूढ़ पार्टी अपने कोर एजेंडे को धार दे रही। जैसे मथुरा की नई बात आ गई, राम मंदिर का प्रयोग पूरा हो चुका, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और अपने कोर एजेंडे के पास जा रही। कांग्रेस के पास जरूर जमीन में नेटवर्क नहीं है, लेकिन बेसिक मुद्दों की बात जरूर हो रही। लेकिन आगे जाकर के जैसे जैसे इलेक्शन मोड में बढ़ता जाएगा उत्तर प्रदेश, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी जनता के पिच पर खेलने को तैयार ही नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है और चीजें डिरेल हो जाती जी। ऑलराइट, नावेद सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नावेद भाई, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, या फिर मुद्दा होना चाहिए लुंगी, बनियान, टोपी, मंदिर, मस्जिद, अब्बाजान, भाईजान, चाचाजान, क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो दूसरे आपने लाइन बताई है, अब्बा जान, भाईजान, लुंगी वगैरह, ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने कुछ काम किया नहीं और दूसरों के काम के फीते काटे। अब हम लोगों ने विकास की बात करते हैं, हम लोगों ने विकास किया है, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने विकास किया है और हमने जो जो चीजें बना दी वो देखने वाली चीजें हैं। तो इनके पास कुछ है नहीं ब्रिजेश भाई, तो जिसके पास नहीं होता है तो वो अपने उसी जो उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है उसी एजेंडे के ऊपर वो जाते हैं और बात करते हैं। तो उनका मकसद यही है कि आपस में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अंग्रेज तो चला गया हिंदुस्तान छोड़ करके, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल चीज जो है वो दे के चला गया था ना, उसके लिए ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती है। तो आप एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अपनी ड्यूटी में कितना सतर्क हैं कि मुद्दे भटके ना और मूल मुद्दों पर ही चुनाव हो और आप भी उनको मौका ना दें? नहीं, हम देखिए मुद्दे बिल्कुल भटकने नहीं देंगे। हम तो जनता के पास उतर गए हैं, जनता के पास बात कर रहे हैं, जनता के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। जिस तरह से हमारी रैलियां आप देख रहे हैं, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी जगह जगह जा रहे हैं, और जो चीज आपका चैनल दिखा रहा है, मोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका चैनल एक निष्पक्ष चैनल है। मैं शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का कि कम से कम आप सच दिखाते हैं, आप सच्चाई दिखाते हैं और आपको करोड़ों लोग देखते हैं, इसीलिए सुनते हैं और इसीलिए आपके चैनल का सम्मान करते हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर आप लोग डटते क्यों नहीं है? विपक्ष की तो भूमिका यही होनी चाहिए, डटिए उस पे। नहीं, हम बिल्कुल महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, हम लगातार लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर भी मेन मुद्दा है, उसको दरकिनार न कीजिए आप, इसलिए क्योंकि उसको देखिए मेन इसलिए है क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत जो है वो सुरक्षित नहीं है। अभी हाथरस की बेटी के लिए हमने दीप जलाए, अभी लखीमपुर के जो हमारे किसान भाइयों को पीछे से गाड़ी चढ़ा के मारा, उनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये सारी चीजें, महंगाई बहुत जरूरी है। महंगाई में आवाज उठाते हैं। बताइए, बच्चों को एक बाप अपने बेटे को लेकर के गोद में जा रहा है, आज ये वीडियो वायरल हुआ, आप देख रहे होंगे, वो कि पुलिस किस तरह से योगी जी की पीट रही है उसको। वो कह रहा है कि भाई मेरे बच्चे को लग जाएगी, बच्चे को तो बख्श दो, मासूम बच्चे को तो छोड़ दो। लेकिन ये बच्चे को क्या छोड़ेंगे, क्योंकि जब बच्चे एक हादसे का शिकार हुए थे, बच्चे जब आपको याद होगा कि एक ट्रेन हादसा हुआ था, बच्चों की वैन जाके ट्रेन में लड़ गई थी, बच्चे योगी जी के पास पहुंचे थे और योगी जी से माँ बाप ने रो रो के शिकायत की, तो योगी जी ने कहा अपने आंसू पोंछ लो और ये नौटंकी बंद करो, यहां से निकल जाओ।
वो आज भी जो है देश और प्रदेश भूला नहीं है कि जी। बच्चों के माँ बाप को, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उनसे मुख्यमंत्री कह रहा है कि नौटंकी बंद करो। थैंक यू नावेद जी। ये मैं भाषा देखिए वीरेंद्र नौटंकी। जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि 2022 के मुद्दे क्या होंगे? जिन मुद्दों के आधार पर वर्तमान में अभी स्थिति है, क्या ये मुद्दे आगे सस्टेन करेंगे, या फिर जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा मुद्दे वही होंगे जो अब पहले होते रहे हैं, मसलन मंदिर मस्जिद, मसलन शमशान कब्रिस्तान, मसलन टोपी, रंग, अब्बाजान भाईजान, लुंगी बनियान, क्या होगा? देखिए, धर्म और जाति के नाम पर हमेशा वोट पड़ता रहा है और ऐसे कोई स्थिति में बदलाव भी नहीं आया कि ये इसके आधार पे वोट ना पड़ेगा तो फिर ऐसे ही। हाँ, विकास की बात तो दिखावटी होती है कि साहब हमने ये सड़क बनवाई, हमने ये रेल चलाई, हमने ये कारखाने खोले, इस पर वोट दीजिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो गांव में आप देखिए, पाउच और पैसा बंटता है। रात में पाउच लो, भोजन करो, पैसा भी मिलता है और तब आदमी सवेरे मतदान करने जाता है। इस देश में, इस गांव में ये बड़ी पुरानी परंपरा रही है। सार्वजनिक रूप से कोई पार्टी और नेता इसको स्वीकार करे चाहे ना करे, लेकिन ये सच्चाई है। अब कानून व्यवस्था पे कहती सरकारें बड़ा काम हुआ, इनकाउंटर हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था हर सरकार में चुनौती रही और अपराधियों पर लगाम लगाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना कोई सरकार कर नहीं पाई, कहती जरूर है। तो कुल मिलाकर यह है कि एक सतत प्रक्रिया चली आ रही है। अब बात आती है कि हत्या, लूट, ठगी, धोखाधड़ी, ये प्रक्रिया सतत चली, इस पर कोई लगाम नहीं। भ्रष्टाचार एक अनिवार्य तत्व रहा और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हुआ। बेरोजगार वैसे रहे, युवा परेशान रहते हैं, शिक्षा, इलाज, बिजली, ये सब की जो बातें रहीं, इलाज महंगा है। कोरोना काल में लोगों ने देखा कि इलाज का बंदोबस्त कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन कैसे बर्बाद हो गया। शिक्षा पे अभी बात चल रही थी कि भाई फीस बहुत महंगी है आज, लेकिन वकार असीम साहब वकार ने कहा। आपने देखा होगा कि मुद्दा बिल्कुल अलग ही उठाया। बिल्कुल ठीक है, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया, कमाई का साधन बना दिया, लेकिन इस बात पर भी सोचना होगा कि हम 3 बच्चे पैदा करें ही क्यों। अगर बच्चे कम होंगे, परिवार नियोजन होगा, तो बच्चों का अच्छा से लालन पालन होगा, उनका पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर सकेंगे। जी, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। पश्चिम में किसान आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन एक मुद्दा वो बड़ा बना रहेगा। और जहां तक ये लुंगी, कुर्ता, पैजामा, चड्डी, बनियान, ये सब तमाम लोगों ने बातें उठाई हैं चुनाव में, ये सब तो बुलबुले आते रहेंगे, फूटते रहेंगे। ये सब जालिम लोशन ट्यूब की तरह हैं कि इनको लगाओ, माचिस लगाए तो भाग से जला दो, फिर किनारे हो जाओ। तो ये वही तरह का मामला है। ये लोग राजनीति को देखिए, सेवा समझ कर आना पड़ेगा। और ये सेवा नेता के घर के लिए नहीं है, ये सेवा देश और देश की जनता के लिए है राजनीति। जो हमारे महापुरुषों ने, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने यही आदर्श मानकर किया था। लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो अपनी जात का ढूंढते हैं, पैसा ढूंढते हैं, दारू शराब मुर्गा ढूंढते हैं। ये तो हमेशा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है। इस प्रदेश में 5 साल के लिए भाग्य चुना जाएगा, बदला जाएगा। तो अगर आप एक बार चूके तो आप फिर लंबे समय के लिए गए। आपको लगता है कि फिर ये धर्म और जाति पर बटेंगे? देखिए, ये जो मोबाइल की डीपी पर बड़ा कट्टर भाजपाई और बड़ा कट्टर कांग्रेसी और बड़ा कट्टर तमाम पार्टी लिखते रहते हैं, ये वो लोग हैं, ये जान लें, इनको सूचित किया जाता है कि ये खाली बेरोजगार हैं, इनका काम वोट डालना है। और ज़्यादा चीखोगे चिल्लाओगे तो गांव में जो टीन टाट टप्पर है, ये सब बिक जाए, ये सड़क पे रहोगे। इस देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रही। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। इस पर अंकुश कैसे लगेगा? सरकारों से ये सवाल कौन पूछेगा? तो ये सब चीज़ों पर जब हमारे युवा भटक जाएंगे तो फिर चुनाव भी भटकेगा। भाई
कुल मिलाकर ये है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर सियासत ऐसे ऐसे स्थिति ला देती है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हमें जात पात पर वोट नहीं डालना है, हमें अपने भविष्य को लेकर वोट डालना है, विकास पर वोट डालना है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता तय करे कि उसके लिए कौन पार्टी अच्छी है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि न जाने कब आग लगानी पड़ जाए, इसलिए सियासत के जनाजे को हम चिता कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है कि राजनीति में सिर्फ तवा जब गर्म होता है तो रोटियां सेकते हैं नेता, और 5 साल फिर वो अपनी मौज काटते हैं। लोकतंत्र में सरकारें जब बहुमत की बन जाती हैं तो उनको निरंकुशता उनमें अपने आप आ जाती है। बहुत सारे नेता ये मानते रहे कि सरकारें हमेशा लूली लंगड़ी बननी चाहिए, बहुमत की सरकारें ना बने। अरे वो बहुत लंबे निरंकुश समय होती तक हैं। 2007 तक ना 1989 से 2007 तक यूपी में लंगड़ी लूली ही बनती थी सरकारें। ये तो 2007 से हमारे महान जनता ने सबको जिसको दिया बहुमत दिया। तो उसके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब जब बहुमत की सरकारें बनेंगी तो खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे कि जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुझे अब इतनी ज़्यादा सफाई न दे, और गुलामी को बरकत समझने लगे असीरों को ऐसी रिहाई न दे, और खुदा ऐसे एहसास का नाम है कि रहे सामने पर दिखाई न दे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, आज के इस बेहद गंभीर और सामाजिक मुद्दे पर हमने कू ऐप पर कुछ सवाल पूछे थे। क्या सवाल किए थे और उसके क्या जवाब आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने आज सवाल पूछा था कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, विकास मुद्दा होगा या फिर मंदिर, मस्जिद, टोपी और अब्बाजान चुनावी मुद्दा होगा। संतोष वर्मा लिखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास ही मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात लिखी है इन्होंने। बाबूलाल जी लिखते हैं कि जनता महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी तकलीफ भी सब जायज़ है। बिल्कुल बात सही है कि जनता महंगाई से बहुत परेशान है, सरकारों को इसके समाधान के प्रयास तत्काल प्रभाव से करने चाहिए। सुधीर सिंह ये लिखते हैं कि राजनीतिक दल तरह तरह के लोक लुभावन प्रलोभनों से जनता को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। मैं आपको सीधे सतीश प्रकाश जी के पास ले चलता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। सतीश जी, जनता किस बात से ज़्यादा परेशान है? देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन हमारे पास आ रही है ना, उस पब्लिक ओपिनियन में महंगाई हर कोई लिखकर भेज रहा है, और महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा लोग परेशान दिख रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा? नहीं सर, बिल्कुल 100% महंगाई से तमाम लोग परेशान हैं। देखिए, 2 चीजें साथ साथ देखिए। सरकार को हम घेरे कैसे? सरकार का ये दावा कि उसके टाइम में सबसे ज्यादा दलहन, सबसे ज्यादा तिलहन, जो सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा चावल की खरीद अगर सरकार ने की है, और सरकार के पास तमाम फसलों का अगर भंडार है, तो विपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सरकार से ये सवाल पूछे कि भाई जब सरकार के पास ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खरीद है तो वो है कहां? वो किसके पास है? वो व्यापारियों के पास है? किसके पास है? कहां जमाखोरों लोगों ने उसको रखा है? देखिए, कहीं ना कहीं इस देश में जब से बीजेपी आई है, कुछ ना कुछ तथाकथित कुछ जमाखोर लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, घोटाले को अभी ध्यान नहीं दिया गया है। कोरोना काल के बहुत बड़े घोटाले हैं। आपने महामारी का बहाना बना करके, बिना टेंडर व्यवस्था करके आपने तमाम खरीद कर दी। इसी उत्तर प्रदेश में आपने टेंडर व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक लखनऊ सेंटर बनाया है। यही इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक आप देखेंगे, एक शमशान की दीवार गिर जाती है, उसमें तमाम लोग घायल हो जाते हैं, और उसका ठेकेदार ये कहता है कि 30 लाख रुपए दे करके मैंने कहीं ना कहीं ये ठेका लिया था। तो ये सवाल है, और मेरा मानना ये है, मैं वीरेंद्र जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जनमानस के मुद्दे के ऊपर ही चुनाव हो, और बीजेपी कोशिश करेगी। यही तो हम चाहते हैं, और आज की डिबेट मैंने इसीलिए आयोजित की है कि मुद्दों से भटकना नहीं है, मुद्दों से भटकना नहीं है। इसीलिए मैंने आज ये डिबेट आयोजित की है, और विपक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी आप सब पर भी लागू होती है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, देखिए, मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा। जी, आप खत्म कर लीजिए। मैं ओके, 20 सेकंड प्लीज, गो अहेड सतीश जी। जी,
ऐसे बयानबाजी करके आप राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा तो बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं। कहीं ना Okay. कहीं इन सब मुद्दों को उठा करके इस तरह की बातें करके मेरा कहना यह है, और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है कि उनको अपने लीडर्स के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। Correct. अब तालिबान मुद्दों पे का रहिए। मुद्दा है, भारत का उससे क्या मतलब है? अब कोई विधानसभा के अंदर मस्जिद बनवाना चाहता है, बीजेपी इन मुद्दों को कहीं ना कहीं धार देगी, वो पोलराइजेशन की ओके, मैं politics नावेद करेगी। सिद्दीकी जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया नावेद जी। दूसरे चरण में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कौन सा एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको आपको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में सेंटर स्टेज पे होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होगा तो हर चीज जो है वो ट्रैक पे रह जाएगी। फिर व्यापारी भी अपना काम अच्छे से करेगा, कहीं रिश्वतखोरी को भी रोका जा सकेगा। इस तरीके से सारी चीजें जो है, रोजगारी जो है, रोजगार वो भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले हर चीज जो है कोशिश रहेगी कि इस तरीके की चीजें हो। लेकिन ब्रिजेश भाई, एक चीज हम ये इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी, आप हमेशा इंपॉर्टेंट चीज उठाते रहे, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज की तारीख में ये कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे निपटने की बात कर रहे हैं, और बार बार ये कहते हैं कि इसको लाइटली ना ले कोई, क्योंकि लोग इसको लाइटली लेंगे तो ये सेकंड जो लहर आई थी उससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो कोशिश अब ये होनी चाहिए कि लाल टोपी की बात ना करके, बताइए, देश के सबसे बड़े पद पर बैठा इंसान जब लाल टोपी की बात करे और लाल कुर्सी की बात करे तो समझ लीजिए क्या होगा। आप इनको तैयारी करनी चाहिए कि अब तीसरी लहर, जब डॉक्टर्स बड़े बड़े मेदांता के और कहां के लोग ये कह रहे हैं, तो आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए पर्याप्त, आपके पास एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं सब अच्छी होनी चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अस्पतालों में बेड होने चाहिए, अस्पताल में 24/7 जो है डॉक्टर्स अलर्ट पे आप रख दीजिए, जी। तब जाकर के अरे आप मैं देखिए, कोरोना पे जब विदेश डिबेट में- करता हूँ, इतनी डिबेट मैंने की, और ओमिक्रॉन पे मैंने जब पहली डिबेट की, जब भारत में लोग ओमिक्रॉन का नाम भी नहीं जान रहे थे, तो मुझ पर आरोप क्या तमाम लोगों ने लगाया कि आप डरवाते बहुत हैं, और आज देखिए ओमिक्रॉन आपके सामने खड़ा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ब्रिजेश भाई कि आप ही हैं जो मुद्दे, इंपॉर्टेंट मुद्दे लेकर के आते हैं, वरना आप, मैं तो मुझे और मैंने मुझे तब कोई भी कहा था बुरे- नावेद भाई कि हमें एक असेसमेंट तत्काल कर लेना चाहिए, इमीडिएट एक असेसमेंट कर लेना चाहिए कि हमारी तैयारी कैसी है, हमारे संसाधन कैसे अब हैं, और वो होना वो चाहिए। तैयारी अभी तक किसी की नहीं है। लेकिन आपके चैनल पे हम ये कह सकते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बनते ही सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि ये तीसरी लहर की जो बात की गई है इससे निपटने के लिए सबसे आगे हम लोग खड़े होंगे। ओके, मैं सचिन रावत को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सचिन, आप बताइए कि आप किस मुद्दे को ऐसा मानते हैं, जो प्रश्न मैंने नावेद जी से किया था वही आपसे भी कर रहा हूं, कि वो कौन सा एक मुद्दा है जिसको आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो सेंटर स्टेज पर होना ही चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है और महंगाई है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ब्रजेश जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को हटाया कैसे जाए, ये भी है। क्योंकि मैं तो युवाओं के बीच में रहता हूँ और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 60% से ज़्यादा युवा है, और युवा ही इस सरकार से ठगा गया है। अभी पुरी जी झूठे तथ्य रख रहे थे रोजगार के मामले में। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अपना संकल्प पत्र दोबारा पुरी जी को पढ़ना चाहिए। कहा था कि 70 लाख रोजगार देंगे, 4.5 लाख रोजगार आउटसोर्सिंग को जोड़ करके इन लोगों ने दिए। लेकिन जब सरकार से सवाल किया जाता है ब्रजेश जी कि आपने किस विभागों में रोजगार दिए, तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि डाटा उपलब्ध नहीं है। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी कैंडल मार्च निकाल रहे होते तो मुख्यमंत्री आवास के सामने उन पर लाठी चार्ज किया जाता है बर्बरता पूर्वक से। तो आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है और महंगाई जो अहम है, जो हर वर्ग उससे परेशान है, गरीब हो या मिडिल क्लास परिवार हो, पेट्रोल और टमाटर आपस में रेस लगा रहे हैं कि 100 के पार कौन जाए, और सरसों का तेल तो 200 के पार हो गया। और भाजपा का नारा भी आया है ब्रजेश जी, अब की बार 300 पार।
तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अरे ये वो सीटों जनता- की बात कर रहे हैं, कोई कड़वे तेल की बात थोड़ी कर रहे नहीं नहीं, मैं तो यही ब्रजेश जी मैं कहना चाहता हूं 300 कि पार क्या? सीटों की 300 बात कर रहे पार हैं। पेट्रोल को करेंगे, डीजल को करेंगे और ये सरसों तेल को करेंगे। ये जनता से जुड़े हुई कोई भी बात नहीं करेंगे। इस वजह से जनता को अब समझने की जरूरत है। मैं असीम- 4.5 जी। सालों में उत्तर प्रदेश को असीम आपने वकार जीत जी को लिया। आमंत्रित करना चाहता हूं। वकार जी, एक सौगंध आज आप और लीजिए, एक प्रॉमिस और करिए। एक आज आपने प्रॉमिस किया, आई अप्रिशिएट यू, एक वायदा और करिए कि आप किसी भी तरह की सांप्रदायिक और कम्युनल डिबेट का हिस्सा किसी चैनल पे नहीं बनेंगे। और ये मुद्दा जो आपने उठाया है, इस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा में को सस्ता कैसे किया जाए, सुलभ कैसे किया जाए और गरीब आदमी तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, गरीब के बच्चे को कैसे शिक्षित किया जाए। सर- आज से आपका ये एजेंडा होना चाहिए। सर आपने कहा कि मैं वादा करूं कि मैं सांप्रदायिकता का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी जो पॉलिटिकल लाइफ है और जो मेरी टेलीविज़न की लाइफ है, आज तक अगर आप ये साबित कर दे या पूरे हिंदुस्तान में कोई साबित कर दे कि मैंने कभी सांप्रदायिकता की या कोई ऐसी बात की, तो मैं Actually ऐसी राजनीति डिबेट्स से- में देखे जाते हैं, आपने जहाँ राजनीति उस से तरह की संन्यास चर्चा ले है। लूंगा सर। ऐसी डिबेट्स में आप देखे जाते हैं जहाँ नहीं ऐसी सर। चर्चाएं होती हैं। कभी आप सुनिएगा उनको गौर से। जी, सांप्रदायिकता उसे कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे को गाली बकें, लेकिन अगर कोई हमें गाली बक रहा है और हम अपनी आत्मरक्षा में, आत्मसम्मान में अगर उसका मुकाबला कर रहे हैं तो वो सांप्रदायिकता नहीं है सर। तो ये क्यों नावेद इस तरह हंस रहे हैं, इनका क्या मतलब है? वो हंसने दीजिए। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं। दूसरी बात सर, नावेद भाई बाद में नहीं, बोल लीजिएगा। ब्रजेश दूसरी भाई। बात बोलूंगा नहीं, आपको। नावेद जी आप हंसिए मत, उनकी बात सुनिए। आपने एक बात नहीं और नहीं, कही। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि हम तो गांधी जी के देश में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो। नहीं, उन्होंने नहीं मारा आपको, हम ऐसी शाम कोई को बात। आ रहे हैं, आपके गाल पे उड़ाएंगे कि आप हमें दूसरा गाल दीजिएगा। चलिए, हंसी की बात खत्म हो गई। दूसरी बात अभी आपने कही है जो आपका मुद्दा है सर, इसमें इतने लोग बैठे थे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, जिन घरों में एक भी बच्चा है और पढ़ा रहा है, उन माँ बाप के दिलों से पूछिए खून के आंसू रो रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप सर्वे कराइए। ये शिक्षा का माफियाकरण किया गया है। फीस के नाम पर गरीबों की खून चूसा जा रहा है, नीडल लगा कर पिया जा रहा है और सरकार बेखबर है। सरकार लगाम नहीं लगा सकती। सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं ये लोग। तो सर, अभी तक ऐसा तो कुछ- आप मुसलमानों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मांग करते थे। आज देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप आप आज शिक्षा भी की कर रहा बात कर रहे हैं। हूं, आज भी कर रहा हूं। नहीं, वो और बात मैं- तो आप भूल गए। मैं- अब किसी डिबेट में आप मुसलमान को डिप्टी सर, सीएम नहीं मैं बनाते। सबसे बात कर रहा हूं। पहले मैं- बहुत बना रहे थे आप, मैं डेली देश- बनाते थे, मैं देश दिन की- में 4-4 बार बनाते मैं थे। देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों से कह रहा हूं कि क्या गरीबों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? बिल्कुल पुरी साहब है। बैठे हैं सर पहला झुकाकर, हक है उनका। नावेद साहब बैठे हैं सर झुकाकर। मैं इनसे पूछ रहा हूं, हमारे कांग्रेस के क्यों भाई हैं, नावेद के पीछे वो- पड़े हो भाई? नहीं, सबसे कह रहा हूं मैं सर अकबर ओवैसी साहब के बारे में सर, बताऊं। मैं झुका ऐसी के बात, बैठना भी ऐसा नहीं कि मुसीबत मैं नई बात कर रहा हूं। हमारी पार्टी के जो लीडर अकबर ओवैसी साहब हैं, उन्होंने आज से 8 साल पहले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले थे 2, जी, 12 इंटर कॉलेज हैं, 17,500 बच्चे मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं बिना फीस के। जी। यूनिफॉर्म भी दी जाती है, किताब, कॉपी, जूता, मोजा, पेंसिल, रबड़ सब दिया Thank you, जाता शुक्रिया। है। इस- और हिंदुस्तान, जी। सुनिए, हिंदुस्तान के अकेले नेता है जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और थोड़ा हैदराबाद डिबेट को में आगे बढ़ाने दें। मस्जिदों से और मंदिरों से लाउड स्पीकर में ऐलान होता है कि अपने बच्चों को Okay. स्कूल भेजिए। ऑलराइट, कोई दूसरी ओपी यादव कॉन्स्टिट्यूंसी, जी, कोई आप दूसरा मुझे शहर बताओ नहीं कि है। वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे आपको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव में सेंटर स्टेज पे रहने वाला है? देखिए कितना भी भटकाओ भटकेगा नहीं। देखिए, जो बेसिक जो भी पॉलिटिक्स का बेसिक तारतम्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ, जैसे जैसे चुनाव, मैंने जब पहले भी कहा, किसान आंदोलन की इफेक्ट आएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश पे, मथुरा के मुद्दे का असर आएगा, हिंदुत्व पर काम होगा, राम मंदिर की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी करेगी, सेक्युलरिज्म की बात करेगी, आधी आबादी की बात कांग्रेस कर रही। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन इश्यू नीचे से आ रहे हैं और वो धीरे धीरे डिज़ाइन होते चले जा रहे हैं। जिस तरह पॉलिटिकल, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टी जनता की पिच पर खेलना ही नहीं चाहती हैं। जनता आपको क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, अच्छा स्वास्थ्य, ये मुद्दा रहेगा लास्ट तक या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। और डेमोक्रेसी में हमेशा रहेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि दिल्ली के 3 चुनाव आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे ही जीते। और बिहार, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ जाति और धर्म की ही सियासत होती है। देखिए, लिटरेसी और अवेयरनेस भी बड़ी चीज़ है ना। हम दिल्ली से अपने को कंपेयर नहीं कर सकते उस फ्रंट पे। देखिए सर,
उत्तर प्रदेश में भी यूथ बहुत कुछ, देखिए 89 के बाद के जो भी चुनाव आप देखेंगे, गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। महिलाओं के अंदर आज आधी आबादी की बात होने लगी है, फोर फ्रंट पे होने लगी, यूथ की बात होने लगी। अभी पेपर लीक हुए, किस तरह से रिएक्शन आया है यूथ में। तो निश्चित तौर पर आप जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनको इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी ही होगी। ओके, अमित पुरी जी, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में 2022 में वो मुद्दे सेंटर स्टेज पे रहने वाले हैं और वो मुद्दे कहीं नहीं लटकने अटकने भटकने वाले हैं? ब्रजेश भाई, मैंने पहले दौर पे बेसिक मुद्दा गलत शिक्षा उठा रहा से हूं। लेकर बस रुक के जाएं आप, उनको बात भारतीय जनता पार्टी, किसी के बीच में अमित पुरी नहीं बोले, बात सुनेगी नहीं। अमित पुरी किसी के बीच नहीं बोले, अब सिर्फ अमित पुरी बोलेंगे। जी बोलें आप, प्लीज कॉपरेट। हाँ गो अहेड। मैंने पहले दौर में बेसिक शिक्षा से लेकर तमाम तर मुद्दों को रेखांकित किया था और वो मुद्दे हैं, लेकिन एक पंक्ति में अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश को अंग्रेजी में अगर एब्रीवेशनल फॉर्म में कहते हैं तो यूपी कहते हैं। हमारी कोशिश है कि 2022 की यात्रा जो चले, उत्तर प्रदेश यूपी माने अप की दिशा में दिखाई दे, वो किसी भी इंडेक्स में हो, बीट ह्यूमन इंडेक्स, बीट डेवलपमेंट इंडेक्स, उत्तर प्रदेश का एब्रीवेशनल फॉर्म यूपी अप की दिशा में। पर पूरे एक देश के एक नक्शे संकल्प पर। आपको भी लेना होगा कि आप भी मुद्दों को भटकने नहीं देंगे और इधर उधर जाने नहीं देंगे, जाति पंथ मजहब कपड़े पहनावे इस आधार पर जाने नहीं देंगे। मैंने पहले दौर में भी कहा था, 2017 में ये नावेद भाई बैठे हैं, इनके हर दिल अजीज महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने कहा 2 गधे गुजरात से प्रचार करने आए हैं, तब मुद्दा हर आगे दिल बढ़ा। अजीज महबूब ने जब वाह। खून की दलाली का पुरी जी मुद्दा अब ये आया कहने लगे हैं। तो उसका जवाब कमाल है। आया। ओके, इन्होंने तो जिन्ना की क़यादत में पूरा चुनाव लड़ने की कवायद शुरू कर दी आ और गए। कहा कि जिन्ना और आ गया सरदार जिन्ना, पटेल जिन्ना आ देश गया। की आजादी लेकर के मोस्ट आए वेलकम जिन्ना। थे। यस, अब अगर जिन्ना नावेद जी और go ahead। सरदार पटेल मैं नावेद को- देश की आजादी Thank लेकर you। आए थे Thank you। तो यह ज़ेरे बहस मुद्दा होगा। अब नावेद से जवाब ले लीजिए। यस ये नावेद जी जिन्ना go की ahead। क़यादत में चुनाव लड़े, आ गए मुझे- जिन्ना अंत में जिन्ना की देखो। क़यादत में चुनाव नहीं मैं वही लड़ना सोच रहा था चाहते। कि अब तक हैं कहाँ, वो कराची की कब्र से निकले क्यों नहीं अभी तक, आ गए। यस गो अहेड। भाई ब्रिजेश भाई, देखिए बहुत अच्छी बात अमित पुरी साहब ने कही कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने यूपी यानी यूपी को अब बता दिया, लेकिन ये अब तो कह दिया, लेकिन ये इन्होंने राज की बात छुपा दी जो ये करते हैं, क्योंकि जीतने के बाद ये अब के आगे थम्स लगा देते हैं और जनता को थम्स अप दिखा देते हैं। तो जी। ये वो हालात नहीं होना चाहिए पुरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में आप सब जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। तो आज बहनों भाइयों हमने कोशिश की कि जनता के मुद्दों पर कैसे टिका जाए, कैसे अड़ा जाए और आपको यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उन मुद्दों पर कैसे आने के लिए विवश किया जाए। हमारी आपकी लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी है और हमको आपको मिलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।